वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हम सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पिछली क्लास में हम 1 से 25 तक के एमसीक्यू को देखे थे। आज हम 26 से 60 तक के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बुध या ऑप्शन डी है मंगल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, बुध सबसे नजदीक है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका डिस्टेंस सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर के लगभग है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जिसकी औसत दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। इसके अत्यधिक निकट होने के कारण यहाँ टेम्परेचर दिन में 430 डिग्री सेल्सियस यानी 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर दिन में डे टेम्परेचर कितना हो जाता है? 430 डिग्री सेल्सियस। जबकि रात्रि में विकिरण के और शीतलन के कारण टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। देखिए, ये सोलर सिस्टम है और इसमें दिखाया गया है कि सूर्य के सापेक्ष में सारी ग्रहों की स्थिति कहाँ पे है। तो यहाँ पे सूर्य के नज़दीक सबसे मरकरी है यानी बुध है, उसके बाद वेनस यानी शुक्र है, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी है, उसके बाद मार्स है यानी मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। यानी सौर मंडल का सबसे सूर्य के नज़दीक का जो ग्रह है वो मरकरी है, लेकिन सौर मंडल का सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, अभी हम बताए थे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ये जो बुध है वो बृहस्पति का उपग्रह जो गैनीमेड है उससे भी छोटा है। ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका व्यास 4,879 किलोमीटर है। ठीक है, पहले सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था, लेकिन उसको IAU के द्वारा बौना ग्रह के रूप में घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह ग्रह की परिभाषा में फिट नहीं बैठता था। उसके बाद से बुध को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। आइए हम मरकरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। इसका व्यास अभी हम बताएं कि 4,879 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान जो है 3.30 × 10⁻23 kg है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन है, यानी ये सन है अगर, तो इसकी परिक्रमा करने में बुध को अपने एलिप्टिकल पाथ से कितना टाइम लगेगा? तो 88 दिन का समय लगेगा। और इसका जो घूर्णन काल है 59 दिन है, यानी पृथ्वी के सापेक्ष में दिन की गणना की गई है। तो जैसे कि पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, लगभग, और इसको अपने अक्ष पे घूमने में 59 दिन लगता है। यानी इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमता है, ये पश्चिम से, ये पश्चिम है और ये पश्चिम से ये पूर्व की ओर इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा? 59 दिन का समय लगेगा। ये चीज को ध्यान में रखना है।
घूमती है पश्चिम से पूर्व, लेकिन अगर पूरा घूमने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, यानी यहाँ से लेके फिर वापस इस उसको 59 दिन का समय लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तापमान इसका हम बताएं कि रात्रि में -180 डिग्री सेल्सियस, जबकि दिन में 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध सौर मंडल का सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन उसके बाद भी सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह मरकरी नहीं है, बल्कि शुक्र है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बुध, या ऑप्शन डी है बृहस्पति। आपको बताना है कि इस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, यानी चंद्रमा नहीं है, एक तरह से कोई उसका सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक सैटेलाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। यहां बता दें कि बुध के अलावा शुक्र भी एक ग्रह है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और बाकी आप सबका देखिएगा, पृथ्वी का पता ही है कि एक उपग्रह है, मंगल का 2 है, और बृहस्पति का 95 है, और सी का जो है वो 146 है, और अरुण का 27 यानी यूरेनस का 27 उपग्रह है, और वरुण का यानी नेपच्यून का 16 उपग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 ऐसे ग्रह हैं यानी बुध और शुक्र जिसके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक्सप्लेनेशन कुछ और है। यहाँ पे हम बुध और शुक्र के बारे में, ये आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आते हैं, आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं, उस पर हम डिस्कशन किए हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूर्य से दूरी इसका है 5.8 करोड़ किलोमीटर, एग्जैक्ट में यहाँ दिया है 5.79 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, व्यास इसका है 4879 किलोमीटर, इसका द्रव्यमान है 3.30 इंटू 10⁻23 यानी 23 किलोग्राम है। परिक्रमण काल यानी ये सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, और अपने अक्ष पे ये एक बार घूमने में 59 दिन का समय लेता है। इसका टेम्परेचर दिन में सूर्य के नज़दीक होने के कारण 430 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जबकि रात्रि में इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि इसका स्पष्ट कोई भी वायुमंडल नहीं है। स्पष्ट वायुमंडल नहीं है मतलब बहुत पतला है, इसके वजह से ऐसा होता है। सारा जो है विकिरण रिलीज हो जाता है, वापस शीतलन हो जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। उसी तरह से शुक्र है, ये शुक्र ग्रह है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार और सूर्य का आकार लगभग एक जैसा दिखता है, 95% तक सिमिलरिटी है। जैसे इसका डिस्टेंस जो है वो बुध की तुलना में 2 गुना लगभग है। आप देख सकते हैं 10.82 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है इसका सन से। ठीक है, सूर्य से दूरी कितना है 10.82 करोड़ किलोमीटर। व्यास इसका कितना है 12,104 किलोमीटर, 12,104 किलोमीटर। ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो है 4.87 इंटू 10⁻14 किलोग्राम है। इसका परिक्रमण काल, परिक्रमा करने में कितना लगाएगा 225 दिन लगाता है। ठीक है, अब बुध जो है मात्र 88 दिन लगाता है। घूर्णन काल, इसका घूर्णन काल जो है ये बताएंगे कि शुक्र और यूरेनस, 2 चीज को याद रखिएगा कि इसका जो घूर्णन का जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये जो घूमेगा वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इस डायरेक्शन में घूमता है। बाकी यहाँ पे देखिएगा बुध का डायरेक्शन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, इधर की ओर है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि शुक्र और यूरेनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, शुक्र प्लस यूरेनस। शुक्र प्लस यूरेनस, ये दोनों
ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। हाँ, एक चीज बता देते हैं कि सबसे अधिक टेम्परेचर यहीं पे 464 डिग्री सेल्सियस अंकित होती है, ठीक है। और इसका घूर्णन काल बहुत कम होता है, मतलब घूर्णन काल जो है 243 पृथ्वी दिन है, यानी बहुत स्लो स्पीड में चलता है। ये 59 दिन में एक अपने अक्ष पे घूमता है और इसको 243 दिन लग जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री सी है। तो एग्जाम में पूछता है कि इसका टेम्परेचर क्यों इतना अधिक हो जाता है, जबकि सबसे अधिक तो बुध का होना चाहिए। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। और इसमें भी देखिएगा कि जो CO2 का मात्रा है वो इसके वायुमंडल में 96.5% के आसपास है, ठीक है। इसी के कारण से है पार्थिव ये सौर विकिरण को आने तो देता है लेकिन इसको वापस नहीं जाने देता है। अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे। ब्रीफ में हम बता देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है। जैसे ये सन है, सन से जो विकिरण आती है कोई भी प्लेनेट पे, जैसे पृथ्वी का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आती है वो किस में आती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आती जो है वो शॉर्ट वेव में आती है, यानी उसका वेवलेंथ छोट ये होगा, वेवलेंथ इसको बोलते हैं। ऊपरी हिस्सा को का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो क्रस्ट का डिफरेंस कितना है, यानी यहाँ पे देखिएगा इसका डिस्टेंस वही वेवलेंथ हुआ। जबकि यहाँ से टकराती है, वापस गर्म होके जब ये लौटती है तो ये दीर्घ तरंग के रूप में लौटती है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इससे इसका वेवलेंथ अधिक हो गया। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब लौटेगी तो ये, इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में जैसे कि CO2, मीथेन, ये सब है। तो CO2 तो ये क्या करता है, ये जो पार्थिव विकिरण को है जाने नहीं देता है, रोक के रखता है, बांधे रखता है। इसलिए पृथ्वी का टेम्परेचर अपने औसत टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो CO2 का इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा अपने संतुलन में, मतलब अपना जो मात्रा है उस अनुपात में अगर परिवर्तन होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि शुक्र में, शुक्र प्लैनेट जो है, तो वहां पे सोचिए कि CO2 बाहर, ये जो पृथ्वी पे है 0.003% है, ठीक है। जबकि शुक्र में ये समझ लीजिए कि 96.5% है, माने पूरे जो शुक्र का वायुमंडल है तो उसमें 96.5% ग्रीन ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव है उसको रोक के रखता है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि इस शुक्र के नज़दीक, शुक्र से ज़्यादा नज़दीक तो बुध है, लेकिन बुध में क्या है, वायुमंडल नहीं है, स्पष्ट वायुमंडल, डेंस वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर दिन में तो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में वो घट के -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बृहस्पति। अभी हम पिछले डिस्कशन में ही बताए थे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र का आकार और जो द्रव्यमान है वो लगभग पृथ्वी के एग्जैक्ट नहीं है, पृथ्वी की बराबर है या उससे तुलना किया जा सकता है आकार और ये में, इसलिए इसको शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। शुक्र के बारे में अभी बताएं कि इसका आकार, द्रव्यमान जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं। लेकिन अन्य परिस्थिति में ये पृथ्वी के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96 पॉइंट समथिंग रहता है। तो उसके कारण यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है और सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ही है।
शुक्र के बारे में हम पहले चर्चा किए हैं कि इसका जो व्यास होता है वो 12,104 किलोमीटर है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 4.87 इंटू 10⁻24 kg है। इसका परिक्रमण काल कितना है? 225 दिन में पृथ्वी दिन के अनुसार ये परिक्रमा कर लेता है सूर्य का, लेकिन घूर्णन काल काफी स्लो है और 243 पृथ्वी दिन में ये अपने अक्ष पे घूमता है। तो इसको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर के बारे में बताया, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ अंकित होता है? तो वो शुक्र में ही होता है, वेनस में ही होता है, और वो टेम्परेचर लगभग 464 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये इसका कारण क्या है? अभी हम बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अभी हम बताए थे कि बुध का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज पे ध्यान रखिएगा। रात्रि आकाश का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन की चमकीला ग्रह, तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, या ऑप्शन डी है बुध। तो रात्रि आकाश का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। याद रखिएगा, ग्रह में सबसे चमकीला शुक्र है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है और ग्रहों में सबसे चमकीला दिखाई देता है। यह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखता है। तो ये इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, यानी सुबह का तारा, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? अभी बताए थे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या दक्षिण से उत्तर। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? तो शुक्र और यूरेनस का डायरेक्शन एक टाइप है, बाकी अन्य ग्रहों का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब है। अन्य ग्रह जैसे कि अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, इस सब का डायरेक्शन कैसे है? ये पश्चिम है और पश्चिम से पूरब है। लेकिन शुक्र का ग्रह कैसा है? शुक्र ग्रह का डायरेक्शन कैसा है? तो शुक्र ग्रह का डायरेक्शन जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर है। शुक्र और यूरेनस का ध्यान रखिएगा, शुक्र और यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अपने अक्ष पे घूमती है। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम आगे बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे हम उसका गणना करते हैं। लेकिन शुक्र और यूरेनस जो है इसके अपवाद हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी घड़ी की। यानी आप पोलर रीजन से यहां से देखिएगा, ऊपर से, उत्तरी ध्रुव से, तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये इसका डायरेक्शन है ऐसे। ऊपर से देखिएगा तो ऐसे घूमते दिखेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हम पोलर से देखेंगे उत्तरी ध्रुव से, तो ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगा घड़ी की दिशा के अनुसार। इसलिए कभी कभी पूछता है कि कौन से ग्रह जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो याद रखिएगा कि शुक्र और यूरेनस जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल अत्यधिक CO2 से भरा है जिससे अत्यंत ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो आपको अभी हम बताएं कि शुक्र जो है, शुक्र के वायुमंडल में 96.5% भाग लगभग CO2 का है। तो इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है 464 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम अंकित किया जाता है। ठीक है, तो लगभग यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र के बारे में हम बताएं, यहाँ पे 96% लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, मतलब 464 के आसपास रहता है, कभी कभी 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब बुध से भी अधिक गर्म है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि कभी बुध जो है वो सबसे अधिक गर्म ग्रह नहीं है। सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, जैसा कि अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताए थे। बुध का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेल्सियस होता है बुध का, जबकि शुक्र का 475 डिग्री सेल्सियस और 464 से 475 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो इसलिए सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र होगा। इसका कारण क्या है कि इसमें CO2 का कंसंट्रेशन अधिक है, यानी लगभग 96.5% भाग जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा इसके वायुमंडल में। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है नीली चट्टानों के कारण, ऑप्शन बी 70% भाग जल से ढका होने के कारण, ऑप्शन सी नीले पौधे के कारण, ऑप्शन डी नीले आकाश के कारण। और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये साधारण क्वेश्चन है। 70% भाग जल से ढका होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहां पे देख लीजिए कि ये पृथ्वी जो है यहाँ पे अधिकांश भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अंतरिक्ष यह पानी के कारण ही नीला दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी जीवन के लिए अनोखी है क्यों? यहाँ वायु और जल है, यहाँ तापमान जीवन के अनुकूल है, या सी ओजोन परत है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जीवन के लिए अनोखा क्यों है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे वायु भी है, जल भी है, तापमान जीवन के अनुकूल है, ठीक है। जैसे शुक्र में क्या है, टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, वहाँ संभव ही नहीं है जीवन कि उतने टेम्परेचर पे रहेगा। बुध में भी वही है, और सारा चीज़ यहाँ पे जो है वो अनुकूल है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी है 365 दिन, ऑप्शन डी है 27 दिन। तो इसका आंसर तो हम पहले ही बता दिए कि इसका जो है अपने अक्ष पे 24 घंटे में ये घूर्णन पूरा करती है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमा करने में उसको 365 दिन और लगभग 365.25 यानी आधा दिन, आधा नहीं 1/4 दिन एक्स्ट्रा लेती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? अभी हम ये था वो घूर्णन करने में और ये परिक्रमा करने में, तो ऑप्शन यहाँ पे अभी हम बताए थे कि 365.25 दिन लगता है, यानी 365 प्लस 1/4 टाइम एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, तो यानी 0.25 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 365.25 दिन का समय लगता है। और यही ये जो 0.25 जो दिन है वही 4 साल के बाद ऐड होके एक नया दिन बन जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर के तौर पे जानते हैं। और फरवरी का महीना जो होता है 4 साल के बाद 29 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी का अक्ष कितने अंश पर झुका हुआ है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तो अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये सही आंसर है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस झुकाव के कारण ही आप गर्मी, सर्दी, बारिश, शरद ये सब बदलती रहती है। यदि झुकाव नहीं होता तो मौसम में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। किस
ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो याद रखिएगा मार्स यानी मंगल को जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा, दो उपग्रह इसके हैं। ठीक है, मंगल की सतह पर लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, अधिक होता है यहाँ पे लौह ऑक्साइड की मात्रा, इसलिए लाल नारंगी रंग का दिखता है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। रात्रि में आकाश में लाल भूरे रंग की चमक के साथ दिखाई देता है। और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत भी जो है वो मंगल पे ही मिलता है। आइए हम आगे देखेंगे उसको। मंगल पर स्थित सौर मंडल का सबसे बड़े पर्वत का क्या नाम है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है ओलंपस माउंट्स, ऑप्शन सी है माउंट विक्टोरिया, या ऑप्शन डी है माउंट केनिया। तो आपको बताना है कि मंगल पर स्थित सौर मंडल का सबसे बड़े पर्वत का क्या नाम है। तो ओलंपस माउंट्स जो है ये मंगल यानी मार्स पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है ओलंपस माउंट्स, और ये जो इसकी ऊंचाई जो है वो 21 किलोमीटर है, यानी एवरेस्ट की ऊंचाई से 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, तो 21 किलोमीटर के लगभग बराबर है, उससे 2.5 गुना ये बड़ा है माउंट ओलंपस माउंट्स। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ओलंपस माउंट्स मंगल पर स्थित एक विशाल ढाल ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 21.9 किलोमीटर है, 21.9 यानी 22 किलोमीटर के लगभग है, और यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ऊंचा है। यह सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत है। अभी तक जितने भी पर्वत ज्ञात किए गए हैं उसमें सबसे ऊंचा जो है ये आपका ओलंपस माउंट्स है। मंगल के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, या ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आपको हम बताए थे कि पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 95 है, और सर्वाधिक जो है वो शनि का है। शनि का है 146। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है कि इसके जो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह मंगल के 2 हैं और शनि के सबसे अधिक 146 है। ठीक है, तो इसका जो उपग्रह हैं 2 हैं, एक को फोबोस बोलते हैं, एक को डीमोस बोलते हैं। तो फोबोस डीमोस जो हैं इसके 2 उपग्रह हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सौर फोबोस डीमोस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या वो नष्ट हो जाएगा, क्या होगा उसका। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है अरुण, या ऑप्शन डी है वरुण। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी है वो इसी का है गैनीमेड, जो कि बुध से भी बड़ा है। तो याद रखिएगा इसमें टोटल 95 आपको उपग्रह देखने को मिलेंगे। ठीक है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और टोटल जितने भी ग्रह हैं सबको मिला के जितना द्रव्यमान है अन्य 7 ग्रहों का, उससे ये 2.5 गुना है। अब सोच लीजिए कि इसका कितना बड़ा आकार होगा। ठीक है, भार होगा। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम एकदम आपको डेंस दिखेगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है, ये सब चीज को नोट कर लीजिएगा, इसका व्यास जो है 1,39,820 किलोमीटर है। ठीक है, इसका व्यास जो है कितना है?
1,39,820 माने 140 के आसपास आप याद रख सकते हैं। 1,40,000 किलोमीटर के आसपास आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान अन्य सभी 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट से ओलंपस जो मॉन्स है वो 2.5 गुना अधिक ऊंचा है, और जो बृहस्पति है वो अन्य सभी 7 ग्रहों के द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। नेक्स्ट है, बृहस्पति पर स्थित विशाल लाल धब्बा का क्या कारण है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी विशाल तूफान या झील। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति पर स्थित जो लाल धब्बा का क्या कारण है, तो यहाँ पे विशाल तूफान, यहाँ पे विशाल तूफान देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के कारण वो लाल धब्बे का जैसा दिखता है, वो एंटी साइक्लोन टाइप होता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल चक्रवाती तूफान है जो कम से कम 400 वर्षों से सक्रिय है। यह पृथ्वी से भी बड़ा है और इसकी हवाओं की गति 650 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। यह वास्तव में एक उच्च दाब वाला तूफान है, ठीक है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बृहस्पति मुख्यतः किन गैसों से बना है? अभी हम देखे थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन और हीलियम, और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या ऑप्शन डी है क्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। बृहस्पति जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। बृहस्पति का वायुमंडल लगभग 90% इसका वायुमंडल का हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना है। यह सूर्य की संरचना के बहुत करीब है। इसके अंतर्गत अत्यधिक दाब के कारण हाइड्रोजन धातु जैसे रूप में यानी मेटालिक हाइड्रोजन में बदल जाता है। अभी हम पिछले डिस्कशन में बताए थे कि एक बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है और इसका दाब अधिक होने के कारण हाइड्रोजन धातु जैसे यानी मेटालिक हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है। बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है आयो, ऑप्शन बी है यूरोपा, ऑप्शन सी है गैनीमीड, या ऑप्शन डी है कैलिस्टो। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड, और इसका आकार बुध से भी बड़ा है, यानी बुध प्लैनेट से बड़ा है गैनीमीड सैटेलाइट। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो इसका व्यास जो है 5268 किलोमीटर है, और जबकि बुध का जो व्यास है 4879 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कि इसका जो व्यास है 5268 किलोमीटर है गैनीमेड का, इसलिए गैनीमेड बड़ा है। ठीक है, और 4 प्रमुख जो उपग्रह हैं उसमें ये आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो का नाम शामिल होता है, और गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के किस चंद्रमा पर जीवन की संभावना मानी जाती है? ऑप्शन ए है आयो, ऑप्शन बी है यूरोपा, ऑप्शन सी है गैनीमीड, ऑप्शन डी है कैलिस्टो। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो आपको याद रखिएगा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोपा। यूरोपा में जीवन की संभावना व्यक्त की गई है। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल महासागर होने के प्रमाण हैं, और यह महासागर ज्वारीय तापन के कारण गर्म हो सकता है, जो सूक्ष्मजीवी जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यही कारण है कि यूरोपा को सौर मंडल में जीवन की सर्वाधिक संभावना वाले स्थानों में गिना जाता है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के बाद सौर मंडल का सर्वाधिक जीवन की संभावना वाला जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो यूरोपा है। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर सर्वाधिक ज्वालामुखी गतिविधि है? ठीक है,
बृहस्पति के किस चंद्रमा पर सर्वाधिक ज्वालामुखी गतिविधि है? ऑप्शन ए है गैनीमेड, ऑप्शन बी है यूरोपा, ऑप्शन सी है आयो, या ऑप्शन डी है कैलिस्टो। यहाँ पे हम इसलिए इसको देखें, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयो। तो आयो में जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी गतिविधि के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, बृहस्पति के किस चंद्रमा यानी किस सैटेलाइट पर सर्वाधिक ज्वालामुखी गतिविधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयो। आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। इस पर 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह गतिविधि बृहस्पति और अन्य चंद्रमाओं यानी यूरोपा, गैनीमेड के बीच ज्वारीय बल के कारण होती है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है? तो बृहस्पति और अन्य चंद्रमा जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड के बीच जो ज्वारीय बल होता है उसके कारण इसके अंदरूनी हिस्से में लगातार गर्म होते रहते हैं और उद्गार होता है। यही कारण है कि आयो में सर्वाधिक ज्वालामुखी गतिविधि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सबसे बड़ा होने के लिए, ऑप्शन बी अपने वलयों के लिए, ऑप्शन सी सबसे गर्म होने के लिए, ऑप्शन डी लाल रंग के लिए। तो आपको बताना है कि शनि ग्रह किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा तो नहीं है, सबसे बड़ा बृहस्पति है यानी जुपिटर है। उसके बाद सबसे गर्म कौन सा है? तो सबसे गर्म होने के लिए तो शुक्र है। और लाल रंग किसका है? तो मार्स का है यानी मंगल का है। तो इसमें कौन सा विकल्प बचता है? अपने वलयों के लिए। यानी इसमें जो रिंग होता है, बाद में क्वेश्चन ये भी देखेंगे कि वो जो वलय होता है वो किस चीज का बना होता है। तो आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं कि जो शनि ग्रह का जो वलय होता है वो किन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपने वलयों के लिए शनि ग्रह को जाना जाता है। शनि ग्रह अपने विशाल और स्पष्ट वलयों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो हजारों बर्फीले कणों, चट्टानी टुकड़ों और धूल से बने होते हैं। ये वलय ग्रहों के चारों ओर एक पतली डिस्क की तरह हैं, कुछ इंच से लेकर कई किलोमीटर मोटाई तक। हालांकि सभी गैस दानवों के वलय हैं, शनि के वलय सबसे चमकीले और दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, शनि ग्रह का घनत्व कितना है? पानी से अधिक, पानी के बराबर, पानी से कम या हवा से कम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पानी से कम। इसीलिए बोला जाता है कि इसको अगर जल में रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं शनि ग्रह, बल्कि तैरेगा। ये पानी से इसका घनत्व कम होता है। शनि का घनत्व 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जबकि पानी का घनत्व, ये शनि का घनत्व है और पानी का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर एक विशाल तालाब में शनि को रखा जाएगा तो वो पानी में नहीं डूबेगा बल्कि तैरेगा। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? ऑप्शन ए है टाइटन, ऑप्शन बी है एनसेलेडस, ऑप्शन सी है मीमास या ऑप्शन डी है थिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न प्लैनेट का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो कि 5150 किलोमीटर व्यास है। और यह भी जो है, गैनीमेड तो बड़ा था ही बुध से, टाइटन भी बुध से बड़ा है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुध से टाइटन का आकार अधिक बड़ा है
ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इसका वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन और मीथेन का बना है। जैसे कि इसका ध्यान रखिएगा इसमें कि इसका जो वायुमंडल है वो नाइट्रोजन प्लस मीथेन का बना हुआ है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मीथेन प्लस नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है। और इसका व्याख्या में और देख लेते हैं क्या क्या है। इसकी सतह पर तरल झीलें और नदियां हैं। यह पृथ्वी के अतीत से मिलता जुलता है। जो कैसनी ह्यूजेंस मिशन ने वो लैंडिंग की थी तो वो उसका साक्ष्य देखा था। तो कैसनी ह्यूजेंस मिशन का संबंध किससे है? तो सैटर्न से है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक यानी लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है? तो ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है अरुण, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस जो है उसको लेटा हुआ प्रतीत होता है, बहुत अक्ष पे झुका हुआ है, 98 डिग्री समथिंग आसपास। ठीक है, तो अरुण का घूर्णन अक्ष लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। यह अपनी कक्षा के तल पर करवट लिए हुए है और लुढ़कती गेंद की तरह ये प्रतीत होता है। इस झुकाव के कारण इसके मौसम अत्यंत चरम होते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर 42 वर्ष तक सीधी धूप, 42 वर्ष तक प्रत्येक ध्रुव पे सीधी धूप मिलती है। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अरुण और शुक्र में क्या समानता है? दोनों के कोई चंद्रमा नहीं है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दोनों पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ऑप्शन सी है दोनों का घनत्व तो पानी से कम है। या ऑप्शन डी दोनों सबसे गर्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। हम बताए थे कि अन्य जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जबकि यूरेनस और जो शुक्र है वो ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। अन्य सभी 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि ये कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज। अभी हम बताए थे ये क्लॉकवाइज कैसे, जैसे अगर हम यहाँ उत्तरी ध्रुव पे खड़े होके अगर हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन हम बताया कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसलिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज 2 सिर्फ घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और इसीलिए पश्चिम में यहाँ पे सूर्य उदय होता है, सॉरी ये पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त हो जाता है। किसमें? अन्य ग्रहों में। हाँ, अन्य ग्रहों में जैसे सूर्य जो है वो कहाँ पूरब में उदय होता है और पश्चिम में जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। किस ग्रह को बर्फ दानव कहा जाता है? हम पहले की कक्षा में बताए थे कि किसको बर्फ दानव और किसको गैस दानव बोला जाता है। तो बृहस्पति और शनि को जो है ये गैस दानव बोला जाता है, जबकि अरुण और वरुण को बर्फ दानव के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा गैस दानव और अरुण और वरुण को बर्फ दानव। कहा जाता है। ठीक है, अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। इसमें बृहस्पति और शनि को गैस दानव के
तुलना में अधिक मात्रा में बर्फीले पदार्थ जैसे कि पानी, मीथेन और अमोनिया है। इसका द्रव्यमान का 80% से अधिक भाग इन बर्फीले पदार्थों से बना है। ठीक है, इसलिए यह नाम इसको दिया गया है। अरुण का रंग कैसा है और क्यों? लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण, बी हल्का नीला हरा मीथेन के कारण, ऑप्शन सी गहरा नीला नाइट्रोजन के कारण, या ऑप्शन डी पीला सल्फर के कारण। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हल्का नीला मीथेन के कारण। नीला हरा हल्का दिखता है, ये मीथेन के कारण होता है। तो अरुण का रंग कैसा होता है और क्यों होता है, तो ये समझ लीजिएगा। मीथेन लाल और नारंगी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और नीला हरा प्रकाश को परावर्तित करता है। तो नीला हरा प्रकाश को परावर्तित करता है, इसीलिए जो है अरुण का रंग आपको नीला हरा दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह कौन सा है? अभी हम देखे थे कि बृहस्पति में जो है हवाएं वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा वाला तूफान चलता है और जिसके कारण वहाँ पे लाल धब्बा दिखाई देता है। लेकिन सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है अरुण, या ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका सही उत्तर है वरुण, यानी नेपच्यून जो है वहाँ पे सबसे तेज हवा चलता है। ठीक है, तेज हवाओं वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे वरुण हो जाएगा, यानी नेपच्यून को ध्यान में रखिएगा। नेपच्यून में सबसे तेज गति से चलने वाला पवन मिलता है। यहाँ पे लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। सौरमंडल में सबसे तेज है। ठीक है, और इसीलिए जो है यहाँ पे ग्रेट डार्क स्पॉट पाए जाते हैं विशाल तूफान के कारण। जैसे कि बृहस्पति में आपको रेड स्पॉट्स दिखता था, वहाँ भी तूफान है। वहाँ का स्पीड है लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। लेकिन जो वरुण है वहाँ का तूफान का स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, इसलिए वहाँ ग्रेट डार्क स्पॉट्स मिलते हैं। धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।